नमस्कार मित्रों, वोटिंग का समय आ गया है। लोकसभा के इलेक्शन आने ही वाले हैं और इसी को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं। दो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वोटिंग मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो अभी इंडिया में जिस तरीके से वोटिंग होती है वो यूज़ किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता, यानी जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो व्यक्ति अपनी सरकार बनाता है, वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें किसी भी एरिया की पॉपुलेशन अलग अलग प्रोपोर्शन में वोटिंग करती है और जिस वोटिंग प्रोपोर्शन में वोट का परसेंटेज मिलता है उस परसेंटेज वोटिंग के शेयर को सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में डिवाइड किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, अभी इंडिया में जैसा यूज़ किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जनरली क्या होता है कि एक रेस में बहुत सारे एथलीट्स दौड़ते हैं। मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे एथलीट्स दौड़ रहे हैं और यहाँ अगर विनिंग पोस्ट है तो जो भी एथलीट इस पोस्ट को सबसे पहले क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा। तो इसलिए उसी के संदर्भ में इसे कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो इस पोस्ट को सबसे पहले पास्ट कर लेगा, इसके पार चला जाएगा, वो जीत जाएगा। और यही सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए जैसे अभी हमारे लोकसभा में 543 सीट्स पे वोटिंग होने वाली है। तो हमारे देश को, पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। तो कुल मिला के ऐसे 543 निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां से 543 उम्मीदवार इलेक्ट होकर के आएंगे और देश के पार्लियामेंट में लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे। अब हम इसमें से किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठा लेते हैं। लेट से ये कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब हम इसकी चर्चा करें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मान लीजिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमने एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी उठाई है उसमें 100 वोटर्स हैं। ये एक इमेजिनरी केस है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन पार्टी अगर इलेक्शन फाइट कर रही है, लेट से पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। ए स्टैंड्स फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर बीजेपी एंड सी फॉर कांग्रेस। अब इन 100 वोटर में से लेट से 30 वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और 30 वोटर्स ने ही कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और 40 वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कौन सी पार्टी जीती? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जैसे कि यहाँ जीत गई बीजेपी। तो जिस कैंडिडेट को मात्र 40 वोट्स मिले थे वो जीत गया। अब ये जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया था, यानी 30 + 30 जो 60 लोग थे, इनके वोट बेकार हो गए, क्योंकि इन्होंने जिसे वोट दिया इनकी वॉइस को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। या यूं कहूँ, इन 60 लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था और 40 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिला वो जीत तो गया, मगर डेमोक्रेसी के जो बेसिक टेनेंट्स हैं वो क्या है कि मेजॉरिटी की वॉइस को सुना जाए, वो यहाँ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ हमने देखा 60 लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, पर फिर भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। और जनरली ऐसा पाया जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में
किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर आपको जीतना हो तो ऑन एन एवरेज 30% के आसपास वोट अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आप चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी जितनी ज़्यादा पार्टीज होगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जीतने के लिए वोटिंग परसेंटेज उतना ही कम चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एक रिलीजन के बेसिस पे या एक पर्टिकुलर एक इशू के बेसिस पे 30% वोट्स लाने में कामयाब हो जाते हो तो आप जीत जाओगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से डेमोक्रेसी में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा है। अब वही हम दूसरा सिस्टम देखते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जैसे हमने देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा, तो मान लेते हैं कोई सी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे अभी हमने इस केस में कंसिडर किया था, उसमें 100 ही वोटर्स हैं और वहाँ 3 ही कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। उसी तरीके से वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को मिले हैं 30 वोट, कांग्रेस को 30 वोट और बीजेपी को 40 वोट्स मिले हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से बीजेपी जीत जाएगी, मगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की हमने बात की थी, देश को 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। तो अब देश में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं सबके वोट परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लीजिए ये जैसा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है, सेम यही चीज़ दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तीसरी में, चौथी में और पूरी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक इमेजिनरी केस बता रहा हूँ मैं कि अगर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल इसी तरीके से वोटिंग होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 ही वोटर हैं और सब में 3 पार्टी है और बिल्कुल इसी तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मिला है, तो अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोट होंगे, लेट से 54300 इतने वोट होंगे और उसका 30% मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को, 40% मिल जाएगा बीजेपी को और 30% मिल जाएगा कांग्रेस को। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम पूरे देश का जो कम्युलेटिव वोटिंग परसेंटेज है उसको हम लेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज इस तरीके से रहा है तो हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं 543 जो सीट्स हैं, उस सीट्स को भी हम उसी परसेंटेज में डिवाइड करें जिस परसेंटेज में वोटिंग मिली है, जिस परसेंटेज में किसी पार्टी को वोट मिला है। तो 543 अगर सीट्स हैं तो इसमें से 30% सीट दे दी जाएगी आम आदमी पार्टी को, 40% सीट दे दी जाएगी बीजेपी को और 30% ही सीट दे दी जाएगी कांग्रेस को। तो लगभग अगर 543 की बात करें तो 150 के आसपास सीट आम आदमी को दे देंगे, 200 सीट बीजेपी को दे देंगे और लगभग 150 ही सीट कांग्रेस को दे देंगे। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इतना काम करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जिस तरीके से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वोट हमारे वेस्ट हो रहे थे, हमने देखा 60% ऑफ वोट वेस्ट हो रहे थे एक किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक भी वोट वेस्ट नहीं हुआ है। हमने हर वोट को, चाहे वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजॉरिटी में रहा या नहीं रहा, हमने उसको इंक्लूड किया। फिर ओवरऑल जो देश के पूरे वोटिंग परसेंटेज थे उसका एक कम्युलेटिव परसेंटेज निकाला और ये पाया कि कितने पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले हैं और उसी परसेंटेज के बेसिस पे हमने सीट्स का डिवीजन कर दिया। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि हमारा वोट जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, वोट का वेस्टेज नहीं हुआ। ठीक है।
अभी जैसा हमने देखा, इतना समझने के बाद आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट को वोट नहीं देता है, वोट देता है अपनी पार्टी को। यह आपको समझ में आया होगा। वहीं अगर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करें, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में तो यहाँ व्यक्ति वोट देता है अपने कैंडिडेट को। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। हाँ, तो जैसा कि अभी हमने देखा दोस्तों कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट देता है और कैंडिडेट को वोट देता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कोई भी व्यक्ति एक पार्टी को वोट देता है। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस हुआ। हमने देखा कि क्रिमिनलाइजेशन भी बढ़ जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, क्योंकि इफेक्टिवली चुनाव जीतने के लिए इफेक्टिवली 30% वोट्स ही काफ़ी हैं। कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो रिलेटिवली बहुत सिंपल है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब हम अगर बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, जहां एक लार्ज पॉपुलेशन, जब इतनी भारी संख्या में हमारे यहाँ लोग अशिक्षित हैं, तो उन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए इंडिया जैसे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाना एक स्वाभाविक सी बात थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को चूज़ किया। इसके अलावा एक सबसे मेजर चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव एक कैंडिडेट जीतता है और बहुत ही आसान होता है किसी एक कैंडिडेट के लिए जीतना। तो जनरली ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट की क्लियर मेजॉरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की अगर हम 2019 की बात करें तो बहुत आसानी से अबाउट 303 सीट्स बीजेपी को मिली थी। डेटा थोड़ा बहुत इनकरेक्ट हो भी सकता है, बट आप आइडिया पे फोकस कीजिए। तो बीजेपी को अबाउट 303 सीट्स मिली थी, जो कि एक क्लियर मेजॉरिटी है। और जहाँ तक मुझे याद है वोटिंग का जो परसेंटेज था वो बीजेपी को अबाउट 28% के आसपास वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को जो सीट्स मिली थी वो कम थी, काफ़ी कम थी, और वोटिंग का जो परसेंटेज था कांग्रेस का वो शायद 14 या फिर 10% ऐसा कुछ वोट शेयर था कांग्रेस का। तो इसमें ये हुआ कि बीजेपी को जितने परसेंटेज वोट मिले उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज सीट मिली। ये 50% से भी ज़्यादा सीट्स हैं, अबाउट 54% के आसपास ये सीट्स हैं शायद, और लेट्स से 60% सीट्स हैं। तो बीजेपी को जितने वोट मिले उससे कहीं ज़्यादा गुना उसको सीट मिली, और कांग्रेस को जितने परसेंट वोट मिले उससे कहीं गुना कम उसको सीट्स मिली। तो ये एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का कारनामा है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, जबकि वहीं हम देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी सीट्स है वो पार्टी के वोट परसेंटेज के ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो जो हमने हाइपोथेटिकल केस लिया था उसमें अगर 100% वोट थे तो 30% आम आदमी को, 40% बीजेपी को हमने दिया था, और 30% हमने कांग्रेस को दिया था। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज़ हैं,
इवन हम अगर नेशनल लेवल पे देखें तो लगभग 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो जब 100% वोट 7 पार्टीज़ में डिवाइड होंगे तो और कम्युलेटिव वोट परसेंटेज कम हो जाता है। तो लेट से ये 30% की जगह 10% हो जाएगा, ये 15% हो जाता है, लेट से ये 10% हो जाता है, यहाँ कोई 15% कोई और हो जाता है, 10% और हो जाता है, 10% कोई और हो जाता है, ऐसे करके तो ये जो परसेंटेज है आपस में और ज़्यादा कम होता जाता है। तो किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। क्लियर मेजॉरिटी का मतलब 50% वोट आ जाना, तो किसी भी पार्टी को वो नहीं मिला है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होगा, एक क्लियर कट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं आएगी, एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी। तो जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी तो क्या होगा, कोलिशन की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। कोलिशन यानी गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। और जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है और खासकर कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, तो यहाँ कोलिशन का मतलब क्या होता है, कोलिशन का मतलब होता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और सारी पार्टीज मिलकर के एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करती है। और जब सारी पार्टीज एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करती है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि करप्शन होगा। क्यों होगा करप्शन, क्योंकि MLAs MPs खरीदे बेचे जाएंगे। और जब MPs की खरीद फरोख्त होगी तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इंडिया जैसे कंट्री में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक हो सकता है अगर हम इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाते हैं। तो अभी हमने चर्चा करी कि कैसे दोनों सिस्टम की सूटेबिलिटी है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ज़्यादा सूटेबल है डेवलपिंग कंट्री के लिए, जिस स्टेज में आज इंडिया है। ठीक है, इसका अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहाँ अडॉप्ट किया हुआ है, ये अडॉप्ट किया हुआ है इजराइल में। और इजराइल में जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है तो हम देखते हैं कि वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट बहुत सालों से नहीं बन पाई है। कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और वो कई बार अपना टेन्योर, ज़्यादातर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है। लगभग 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा नहीं होता है, अधिकतर 2 साल से कम में ही सरकारें गिर जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पर खैर इजराइल एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ वो ये सब कर सकते हैं। इंडिया अभी उस हालत में नहीं है कि वो ये सब चीज़ें बियर कर पाए। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये ऑफ कोर्स हमारे देश में इंडिया में यूज़ होता है और यूनाइटेड किंगडम में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि क्या भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हटा करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाया जाना चाहिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, अभी के हालातों को देखते हुए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे देश के ज़्यादातर लोग इस सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसकी वजह से वोटर टर्नआउट कम हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है तो करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस देश में ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, हो सकता है कि आने वाले 10, 20, 50 साल बाद जब हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, जब एक हेल्दी कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच पे हम चलेंगे, जब हम सही मायने में सबका साथ और सबका विकास करेंगे, तब जब एक हेल्दी कोलिशन कल्चर डेवलप हो जाएगा, जब एक हेल्दी कोलिशन कल्चर डेवलप हो जाएगा और जब कंसेंसस बेस हमारे पॉलिसी डिसीजन होंगे, तब हमें ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक आइडियल केस है, यहाँ ये होना चाहिए, मगर अभी नहीं, आने वाले 10, 20, 50 साल बाद में जब हम मैच्योर डेमोक्रेसी हो जाएंगे। ठीक है,
और अगर इससे जुड़ा हुआ आपको और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद।